नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। जब तक घर में नौनिहालों की किलकारी न गूंजे तब तक वो घर सूना लगता है। और महिला के लिए बच्चा होना कितना ज़रूरी है, यह पुरुष से ज़्यादा महिलाएं जानती हैं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को क्लेम महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है बच्चे ना होने के लिए। तो और ये भी कहा जाता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो महिला के लिए एक नया जन्म भी कहलाता है। तो इस समय ज़्यादातर जो देखा जा रहा है कि बच्चे ना होने की समस्या यानी कि निसंतानता की समस्या बढ़ रही है। तो आज का हमारी जो परिचर्चा है वह निसंतानता पर है और निसंतानता के लिए आईवीएफ प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में। तो आज हमारे साथ में हैं अलीगढ़ की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुरेखा चौधरी जी। तो मैडम, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। थैंक यू। तो सबसे पहले मैडम ये जानना चाहेंगे कि निसंतानता यानी बच्चे के ना होना यह आखिर क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है पुरुष में और महिला में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है लाइफस्टाइल, जी। दूसरा है पोल्यूशन, जी। तीसरा होता है खान पान में मिलावट। जी। लाइफस्टाइल अगर हम अपना एक्टिव रखें हम्म। तो बॉडी के हार्मोन्स और बॉडी की एक्टिविटीज सब ठीक रहती हैं, जी। जी। मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। जी। मिलावटी खाना कम खाएंगे तो उससे बॉडी ठीक रहेगी। हम्म। और तीसरा ये कि पोल्यूशन जो हमारी हवा में है हम्म। ये भी एक हद तक इसके लिए जिम्मेदार है, जी। क्योंकि जब हम सांस इसी में लेते हैं हम्म। तो ये हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता जी। 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 है ना। तो यही दो तीन रीजन मेन है। तो पुरुष के लिए भी और महिला के लिए, दोनों के लिए? जी हाँ, पुरुष और महिला दोनों के लिए वही रीजन है। अच्छा, जैसे कि निसंतानता के लिए ज़्यादातर जो क्लेम किया जाता है वह महिला को करते हुए देखा गया है कि महिला निसंतानता के लिए जिम्मेदार है। क्या ऐसा है या पुरुष भी है? जी, बिकॉज पुराने ज़माने में यही सोचा जाता था कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो उसके लिए औरत ही जिम्मेदार है। लेकिन टाइम के साथ जब टाइम आगे बढ़ा तो ये पता चला कि जब आदमियों में भी शुक्राणुओं में परेशानी होने लगी तो लोगों में इसकी अवेयरनेस अब बढ़ती जा रही है कि औरत का टेस्ट कराएं तो साथ में आदमी के भी टेस्ट कराएं, क्योंकि मोर देन 50% तो नहीं पर ऑलमोस्ट 40-50% केसेस में आदमियों में भी कमी होती है। तो आदमी भी जिम्मेदार होता है। आदमी भी उतना ही जिम्मेदार है। अच्छा, अब जैसा कि निसंतानता पर अपने जो चिकित्सक है उससे कंसल्ट लगभग कितने समय तक जैसे इंतजार करना चाहिए कि शादी होने के 1 साल 2 साल 4 साल बाद जो कि हम आईवीएफ या किसी भी प्रक्रिया के लिए आगे प्रोसेस करें? देखो, अगर हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं तो 1 ईयर तक आप वेट करिए। जी। 1 ईयर तक भी अगर बच्चा नहीं ठहरा है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा। तो और मैं बता दूं दर्शकों को कि निसंतानता के लिए जो इस समय सुना जाता है, अधिकतर आपने भी ये वर्ड सुना होगा कि आईवीएफ। आईवीएफ जिसको कि आप पहले जानते होंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के, जिसका कि जो जन्म हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था 1978 में। तो जो आईवीएफ प्रक्रिया है, अब हम जानेंगे मैडम से कि आईवीएफ प्रक्रिया। तो मैडम, आईवीएफ प्रक्रिया क्या है? आईवीएफ आखिर नॉर्मल भाषा में? देखो, इसमें ये है कि जिन औरतों को फीमेल्स को बच्चा नहीं ठहर रहा नॉर्मल दवाइयों से, या उनके ट्यूब ब्लॉक हैं, या उनके बच्चेदानी में कोई कमी आ रही है, या हस्बैंड के स्पर्म्स में दिक्कत है, तो फिर ये सब चीज़ों को आर्टिफिशियल तरीके से हम उसके एग निकाल कर और हस्बैंड के स्पर्म लेकर बाहर बच्चे को तैयार करते हैं। फिर उस एम्ब्रियो को हम माँ में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये एक वो प्रक्रिया है जो नॉर्मल होती है, पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम ये बाहर करते हैं जी। बस। और जो फर्टिलाइज एग होता है उसको हम माँ में डाल देते हैं। तो आईवीएफ जो प्रक्रिया है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मैम? इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जैसे किसी औरत के या तो ट्यूब बेकार हो गए हों, बंद हो गए हैं, जी। तो वो नेचुरली एग नहीं आ सकता, या फिर उसकी एग बनाने की क्षमता खत्म हो गई है। जी।
तो वो नहीं बच्चा कर सकती, या फिर इन आदमियों के शुक्राणु ही खत्म हो गए हों, जी जी। तब फिर वो बच्चा नहीं होता। खत्म हो गए हो या कम, बहुत कम हो गए हो, अच्छा तो फिर वो नॉर्मल तरीके से बच्चा नहीं कर सकते, तब फिर हम उसको आईवीएफ के थ्रू करते हैं। अच्छा। तो मैडम जैसा कि सुना जाता है कि आईवीएफ की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो स्टेज बाय स्टेज होती है, तो हमारे दर्शकों को आप जो स्टेज है उसकी उसको बड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करें। देखो, स्टेज में नंबर 1 ये स्टेज होती है कि पहले जब कोई मरीज तुम्हारे पास आती है तो उसके सारे टेस्ट करे जाते हैं, और फिर उनको ये देखा जाता है कि कमी कहाँ पर है। जी क्या हम उस कमी को बिना आईवीएफ के पूरा कर सकते हैं? जी अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हम मरीज को बता देते हैं, देखो तुम्हारे आईवीएफ से ही बच्चा होगा और नॉर्मल तरीके से नहीं होगा। जी फिर हम उसके अंडे बनाने के प्रोसेस के लिए इंजेक्शन वगैरह देते हैं, जिससे कि उनके अंडे बनते हैं। फिर उन अंडों को उस स्टेज तक ले जाते हैं जब हम उनको पिकअप कर लेते हैं वहाँ से, जी और पिकअप 20 mm के आसपास, 18 mm के आसपास जब वो फॉलिकल्स बन जाते हैं जी जी तो उनको हम एक दिन पिकअप कर लेते हैं, और पिकअप करने के बाद फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं जो हम अपनी लैब में करते हैं। ये दूसरी स्टेज होती है। जब वो उसमें एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तब हम उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए मरीज को तीसरे या चौथे दिन बुलाते हैं और उसको मदर में डाल देते हैं और बच्चा डेवलप हो जाता है। चौथी स्टेज होती है कि जब 15 दिन उनको हम रखते हैं तो उसके बाद हम बुला के देखते हैं कि फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांट हो गया है या नहीं हुआ है। अगर इम्प्लांट हो गया है तो फिर यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है, बस फिर हम उसको आगे मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा, जैसा कि ये आपने 3-4 इसकी स्टेज बताई, तो दिमाग में एक सवाल आता है अधिकतर कि ये जो प्रक्रिया पूरी होती है इसको कितना समय लगता है? देखो, कायदे में तो पूरा 1 मंथ लग जाता अच्छा। है ना, अंडे बनाने में। उसकी दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर उसके बाद बच्चा ठहराते हैं, फिर बच्चा डालते हैं, और फिर बाद के 14-15 दिन होते हैं, फिर यूरिन टेस्ट से कंफर्म करते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है। अच्छा, जैसा कि ये तो हो गया समय कितना लगता है, एक और सवाल आता है कि कितना पैसा लगता है? देखो, इसमें अंदाजे से 1 लाख के करीब तो लग जाता है, जिसमें सारे दवाइयाँ, आपके बच्चा ठहरने की मशीनों की प्रक्रिया, न बनने की प्रक्रिया, जी। फिर बच्चा ठहराने की प्रक्रिया, तो और पिकअप का, गैसेस, इंक्यूबेशन का, उन सब में करीबन 1 लाख, 1.25 लाख का खर्चा पड़ जाता है। लग जाता है। अच्छा, जैसे कि अब बात चली है कि इस प्रक्रिया के बारे में, तो अगर कोई इस प्रक्रिया को कराने के लिए जाना चाहता है किसी आईवीएफ सेंटर पे, तो वो क्या देखे कि वहाँ पर वो आईवीएफ सेंटर उसके लिए सही मायने में मापदंड के अनुसार है? क्या-क्या उसे देखना चाहिए? देखो, सबसे क्योंकि बड़ी बहुत बात खुले है, हुए हैं इस समय। सबसे बड़ी बात है क्या उसको योग्य डॉक्टर कर रहे हैं या नहीं, जी, जी। या कोई भी करने लगा है। जी, जी। है ना, जो योग्य डॉक्टर होते हैं वो इसके ट्रेंड होते हैं अलग से, जी, जी। सिर्फ आईवीएफ के प्रोसेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, कि कौन कर रहा है। जी, जी। एवरीवन कैन नॉट डू इट। जी, जी, जी। भाई, आप 15 दिन ट्रेनिंग लेकर आ गए, आप नहीं कर सकते हैं। जी। आपको इसके लिए पूरा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, पूरा क्वालिफिकेशन चाहिए, जी, जी। तभी आप इसको कर सकते हैं। तो ये भी देखना चाहिए। ये देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि मैडम आईवीएफ की जो प्रक्रिया होती है, तो वह कितनी उम्र तक की जा सकती है? उसकी एक लिमिटेशन क्या है? देखो, ये आईवीएफ 40 इयर्स तक बहुत सेफ है, 40 साल। 40, 44, 43, जी, जी, जी। बट आफ्टर दैट जैसे मीनोपॉज हो गया और औरत की एज 48 है, 50 इयर्स है, तो ये थोड़ा रिस्की होता है, इन द सेंस कि मरीज को ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा जो ठहरता है उसमें कई तरह की कंजेनाइटल एनोमली हो सकती हैं, तो प्रिफर ये करा जाता है कि आप 40-42 इयर्स की एज तक ही कराएं। अच्छा, जैसे कि जो आईवीएफ प्रक्रिया होती है, इसमें क्या जैसे एक बच्चा अगर आईवीएफ से हुआ, तो जो अगला बच्चा होगा, तो उसके लिए भी इसी प्रक्रिया को इस्तेमाल करना पड़ेगा? यस, चांसेस यही हैं कि वही प्रक्रिया दोहराते हैं, बशर्ते पहले वाले आईवीएफ प्रोसेस के कुछ अंडे बच गए हों। अगर आपने वो अंडे बच गए हैं
और उनको प्रिजर्व कर लिया है, तो आप उन अंडों को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको मदर को वही इंजेक्शन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अच्छा, जैसे कि एक मरीज का ये सवाल रहता है कि आखिर संतान होने की इस आईवीएफ प्रक्रिया से कितनी गारंटी है? देखो, बहुत अच्छे सेंटर में जब आप किसी एक्सपर्ट हैंड्स में हैं, तो ये मान के चलो कि 40 से 50% चांसेस होते हैं, जी। बहुत अच्छे सेंटर में। कई बार 60% भी हो जाता है, पर 40% आप सोच के चलो। 40% का रहता है। अच्छा, जैसे कि मैडम, कि अगर पति में अगर वो संभावना ही नहीं है पूरी तरीके से कि उसके स्पर्म लिए जा सकें जो कामयाब होंगे, तो जो उसके लिए अन्य के स्पर्म का इस्तेमाल करना होता है, तो वो प्रक्रिया क्या है? उसमें ये होता है जैसे कि हमारे पास कुछ डोनर्स होते हैं, स्पर्म डोनर। स्पर्म डोनर्स, जी जी। तो उनकी हम ऑलरेडी एक लिस्ट बना के रखते हैं, क्योंकि जब हमारे पास इस तरह के मरीज आते हैं तो हम उस लिस्ट में ब्लड ग्रुप, इन्फेक्शन, बाकी सारी चीज़ें चेक करके उनके स्पर्म लेते हैं। जी जी। तो दे आर कॉल्ड द स्पर्म डोनर्स। अच्छा। और ऐसे ही एग डोनर्स भी होते हैं, अच्छा, महिला। महिला भी होती हैं। अगर कोई महिला मेनोपॉज के लेवल तक पहुंच गई है, उम्र तक, तो फिर हमें ऐसे डोनर्स लेने पड़ते हैं जो इन महिलाओं को एग डोनेट कर देते हैं। अच्छा, जैसे अंतिम सवाल कि आईवीएफ प्रक्रिया कराने के बाद महिला को कोई परेशानी ऐसी तो नहीं आती कि जो भविष्यगत उसे दिक्कतें आए? देखो, 90% कोई परेशानी नहीं होती है, पर देखो, आप एक औरत को इंजेक्शन्स लगा रहे हैं और फिर उसके फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो कई बार ओवेरियन हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, अच्छा। उसको वॉच करना पड़ता है, और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं कोई होती। दिक्कत नहीं होती है। तो आपने आज जाना कि आखिर निसंतानता को हम आईवीएफ के माध्यम से किस तरीके से दूर कर सकते हैं, और आईवीएफ के लिए जैसा कि मैडम ने बताया कि अगर आप किसी आईवीएफ सेंटर पर जाते हैं तो आपको ये विशेष ख्याल रखना चाहिए कि वह जो आईवीएफ की प्रक्रिया करा रहा है वहाँ पर डॉक्टर वह पूरी तरीके से क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, और यहाँ तक कि उसके पास वो सभी मशीनें इत्यादि जो हैं वो पूरी तरीके से उपलब्ध हैं या नहीं, क्योंकि आईवीएफ के क्षेत्र में देखा गया है कि बहुत इस समय आईवीएफ सेंटर लगातार खुल रहे हैं, और वहाँ का जो रिजल्ट आता है वह संभावना बिल्कुल नगण्य सी होती है, और उसके एवज में कई पैसे भी ऐंठ लिए जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप आईवीएफ सेंटर पर संपर्क करते हैं तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसके द्वारा, जिसको एक्सपीरियंस है, उसके द्वारा अगर वो प्रक्रिया कराई जा रही है तो आप वहाँ से वो कराने की सोच सकते हैं। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।